Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the second part of the third lecture of Geometrical Optics. बच्चों पिछले लेक्चर में जो है ना हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने डील करा था सिर्फ और सिर्फ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट से। लेकिन इस बार बच्चों हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स से डील करेंगे, है ना, जिसकी कुछ डायमेंशन होगी। ठीक है, और सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा आज का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स एंड मैग्निफिकेशन। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन की। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। हमारे पास इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं ए बी, जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक रॉड जैसा है ना, और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, इस तरीके से रखा हुआ था। और ये रहा हमारे सामने एक कॉनकेव मिरर, है ना, ये एक कॉनकेव मिरर है। अब देखिए यहाँ पर रे डायग्राम्स आपको समझ में आ रही होगी। एक रे जो है पैरेलल गई और डी पर हिट करी, है ना। एक रे बी से जो है, सबसे पहले हम लोग बी की इमेज देखेंगे। तो बी की इमेज कैसे बनाई गई, बी से एक रे पैरेलल भेजी गई प्रिंसिपल एक्सिस के, जो डी पर हिट करी और जिसको हम लोगों ने क्या करवा दिया, जिसको हम लोगों ने फोकस से पास करवा दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये फोकस है। अब एक और रे हमने भेजी जो पोल को हिट करी और मेकिंग एन इक्वल एंगल वो क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। और एक रे हमने भेजी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, जो कि वहां से ई पर हिट करके रिबाउंड कर गई। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन तीनों ही रेज का इंटरसेक्शन किस पॉइंट पर हो रहा है, बी डैश पर हो रहा है। तो इससे बच्चों हमारे को क्या मिल गया, इससे हमारे को पुराने वाले मेथड से बी की इमेज मिल गई कि यहां पर बी डैश पर बनेगी। अब बच्चों हमें पता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो चाहे आप b को देखिए चाहे आप a को देखिए, दोनों के लिए ही क्या होंगे, सेम। u जो है वो सेम रहेगा, f जो है वो सेम रहेगा, तो मजबूरन v को भी क्या आना पड़ेगा, सेम आना पड़ेगा। तो मतलब जो भी x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ b है वही x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ a भी होगा। तो यहां पर हम लोगों ने a डैश ड्रॉ कर दिया। तो अब देखिए a डैश b डैश ये हमारी क्या हो गई, इमेज हो गई। a b ऑब्जेक्ट था और a डैश b डैश क्या हो गई, इमेज हो गई। इस डायग्राम से हमारे को साफ दिख रहा है कि a डैश b डैश जो है वो थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू ए बी, है ना। तो यही सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन हमें देगा लेटरल मैग्निफिकेशन। तो आइए देखिए लेटरल मैग्निफिकेशन क्या कहता है। द रेशियो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये कैसा रखा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेटा हुआ नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स मैनर में रखा हुआ है। तो इसीलिए इस मैग्निफिकेशन का नाम क्या है, लेटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब यहां पर अगेन ये जो टर्म्स है थोड़े डिसीविंग है ना। आपको लगेगा हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये तो दोनों मैग्नीट्यूड्स है, लेकिन ये दोनों मैग्नीट्यूड्स नहीं है। तो फिर क्या है, आइए देखते हैं। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो ऑब्वियस हम लोग उसी सेगमेंट में डील करें, इज टेकन टू बी पॉजिटिव, है ना। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है अगर हम लोग उसे कैसा ले रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं, तो उसे पॉजिटिव ले रहे हैं। इफ द इमेज इज ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को क्या लिया, ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव लिया। अब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड में इमेज बन रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, है ना। और उस केस में हम लोग कहेंगे कि जो इमेज है वो कैसा है, इरेक्ट है। अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा ना हो मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, जैसा कि हम लोग इस पर्टिकुलर केस में देख पा रहे हैं, क्या वो ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बन रही है, नहीं। ऑब्जेक्ट जो है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, लेकिन इमेज जो है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है ना। तो इस बार जो हाइट होगी, है ना, हाइट ऑफ द इमेज, उसको क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। और ये जो इमेज है ना, यहां पर जो हम लोग बोल रहे थे कि ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है, तो इस बार जो ए डैश बी डैश इमेज है उसकी हाइट हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये कहेंगे कि इमेज इज इनवर्टेड। अगर सेम साइड पे बनता, मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ इमेज बनता, तो हम लोग बोलते हैं कि इसकी हाइट अब पॉजिटिव रहेगी और इमेज इरेक्ट है। लेकिन इस बार तो ऐसा हो नहीं पा रहा है ना। इस बार जो इमेज बन रही है वो तो कैसी बन रही है, इनवर्टेड बन रही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करते हैं इस पर्टिकुलर
एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। तो हम लोग निकालना क्या चाहते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं स्मॉल एम, जो कि क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मेरा सजेशन है ये बच्चों कि आप हाइट ऑफ इमेज को एक तरीके से ऐसे समझिए कि ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ, ये किसका हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो जाएगा। यहां पर बी क्या है, बी देखिए इसकी टिप है, क्लियर है ना। तो अगर आप ऐसे देखेंगे इसे तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो अगर हम लोग यहां पर देखें ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए पी बी, और साथ ही साथ आप देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक्चुअली ना सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि आप देखिए बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, राइट। क्योंकि जब बी से रे निकली पी पे हिट करी तो इस तरीके से ही तो रिफ्लेक्शन हो रहा था ना। साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो दो एंगल्स बराबर है, तो ऑब्वियस है कि ये जो दो ट्राइंगल्स है ये दोनों सिमिलर होंगे। तो देखिए बच्चों इसकी मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये एक्चुअली बराबर आ जाएगा ए डैश पी डिवाइडेड बाय ए पी के। क्लियर है ना ये बात। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहां पर जो भी मैंने बातें करी है ना, ये सारी की सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑल लेंथ, है ना, ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पर लेंथ है जो हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूरी है, डिस्टेंस है, सारी चीजें यहाँ पर पॉजिटिव है ना। मैग्निफिकेशन की बात अलग से करेंगे, लेकिन हाँ अभी हम लोगों ने बिल्कुल मैथमेटिक्स लगाया और यहाँ पर सारी चीजें क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग ए डैश पी निकालना चाहे तो ए डैश पी जो है वो एक्चुअली क्या है, वो ए डैश पी जो है वो ए डैश और पी के बीच की दूरी है ना। मतलब कि ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, वो आखिर पोल से कितनी दूरी पर बना है, वो है ए डैश पी। अब ए डैश पी को और मैं क्या लिख सकता हूं, इस डायग्राम के हिसाब से तो मैं माइनस वी लिख सकता हूं, क्योंकि v क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। लेकिन अगर उसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो वो पॉजिटिव बना देगा, है ना। तो वो मुझे ए डैश पी की जानकारी देगा। उसी तरीके से एपी को मैं बोल सकता हूं कि वो किसके बराबर हो जाएगा इस डायग्राम में, माइनस यू के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हमारे को क्या चाहिए था, हमारे को चाहिए था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज जो है ना, वो बेसिकली क्या बन जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश। अब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश जो है ना, मैं एम लिख देता हूं यहां पर, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ ए डैश बी डैश, है ना। ये ए डैश बी डैश लेंथ में अगर मैं माइनस साइन लगा दूंगा तो वो मुझे क्या दे देगा बच्चों, बी डैश का कोऑर्डिनेट। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा किससे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों क्या रहेगा, वो तो ए बी लेंथ रहेगी, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर ऑब्वियसली है ना ये जो ऑब्जेक्ट है, और वैसे भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या मानते हैं कि उसकी हाइट पॉजिटिव है। तो ये किसके बराबर आ गया, ये देखिए इस वाली इक्वेशन का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो ये बराबर आ गया माइनस ऑफ माइनस वी अपॉन माइनस यू के, जो कि क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ वी अपॉन यू। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम लोगों ने डिराइव करा है, ठीक है। तो बच्चों इसी इक्वेशन को ना हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की मदद से भी डिराइव कर सकते थे। आप देखिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ, जो कि सिंपली क्या हो जाएगा इस डायग्राम के हिसाब से, वो हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट किसका, बी डैश का, डिवाइडेड बाय वाई कोऑर्डिनेट किसका, बी का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस बार दोनों सेम साइड पे बने ना, प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों ही ऊपर है। तो इसीलिए हम लोग कह पा रहे हैं कि इमेज जो है वो इरेक्ट है, और इस बार मैग्निफिकेशन कैसा आना है, मैग्निफिकेशन आएगा इस बार पॉजिटिव, है ना। इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे हम लोग देखें तो मैग्निफिकेशन इस बार कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एच आई जो है वो कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, ए बी से। मैं ज्यादा आपको रटने को कुछ भी नहीं कह रहा हूं, बस जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप समझते चलिए ना। तो अगर आप रटेंगे कि भाई अभी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है या फिर क्या, या पिछले वाले केस में तो माइनस ऑफ था, तो फिर गलती हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे समझेंगे कि वो क्या है, वो बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो आपको काफी सुविधा होगी, ठीक है। तो अगर मैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी निकालना चाहता हूं
तो मैं कौन से ट्रायंगल को देखूंगा? आई विल वॉच ट्रायंगल ए बी, और कौन से ट्रायंगल को देखा जाए? ट्रायंगल पी, और ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ये दोनों ट्रायंगल्स आप देख पा रहे हैं बच्चों, फिर से सिमिलर है ना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तीनों ही क्या है? बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, जिसे मैं क्या कहने वाला हूं? स्मॉल एम कहने वाला हूं, मैग्निफिकेशन। वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? वो बराबर आ जाएगा, देखिए, ए डैश पी अपॉन ए पी के, है ना, ए डैश पी अपॉन ए पी। और ए डैश पी को मैं क्या लिख सकता हूं इस डायग्राम के हिसाब से? इसे मैं प्लस वी लिखूंगा, क्योंकि वी जो है वो इस बार क्या है? पॉजिटिव है। तो ए डैश पी जो है वो पॉजिटिव वी के बराबर आ जाएगा। और साथ ही साथ ए पी जो है ना, वो क्या है इस बार? वो हम लोग देख सकते हैं कि माइनस यू के बराबर आएगा, क्योंकि यू जो है वो नेगेटिव है, लेकिन मुझे ए और पी के बीच की दूरी चाहिए थी, तो मैंने यहां पर माइनस साइन लगा दिया, जिससे वो पॉजिटिव बन जाए। तो हमारे पास फिर से देखिए क्या आ गया? मैग्निफिकेशन बराबर माइनस ऑफ वी अपॉन यू। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक और चीज सिखाना चाह रहा हूं। हमने m बराबर क्या निकाला? हमने m बराबर निकाला माइनस ऑफ वी अपॉन यू। इसके अलावा हमारे को एक और फॉर्मूला भी तो पता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, सॉरी 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये हमारा मिरर फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब देखिए मैं एक काम करने वाला हूं यहां पर, मैं यहां पर पूरी इक्वेशन को, है ना, u से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा? u अपॉन वी प्लस 1 इज इक्वल टू u अपॉन एफ। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास u अपॉन वी देखिए कितना आ गया? u अपॉन एफ माइनस 1, जो कि कितना आ जाएगा? u माइनस एफ अपॉन एफ। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास v अपॉन यू आ गया, f अपॉन u माइनस एफ, और फाइनली मेरे पास m कितना आ जाएगा? जो कि माइनस वी अपॉन यू होता है, वो कितना आ जाएगा? f अपॉन एफ माइनस यू। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है बच्चों कि आपको ना ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना चाहिए। मतलब मैंने तो कई सवालों को सॉल्व किया है जिसमें इसकी मदद से एक स्टेप में जवाब आ गया है। फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपको u और f दिया हो तो आपको v नहीं निकालना पड़ता है, वरना पहले आप क्या करेंगे? v निकालेंगे, फिर माइनस वी अपॉन यू करेंगे, तो एक स्टेप जो है वो बच जाता है, जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो रिजल्ट आया ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 1.5 f from a concave mirror where f is the magnitude of the focal length of the mirror. The length of the object is perpendicular to the principal axis. Find the length of the image. Is the image erect or inverted? और ये रहा बच्चों डायग्राम, है ना। हमारे को क्या दे रखा है? कॉनकेव मिरर दे रखा है, और इस बार ध्यान दीजिएगा बच्चों, सवाल में कह रखा है कि f जो है वो क्या है? वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ है ना। तो हमारे को थोड़ा सा अडाप्ट करना पड़ेगा, है ना, सवाल के हिसाब से। इसके अलावा देखिए क्या दे रखा है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूरी पर। ये जो ऑब्जेक्ट है वो 1.5 f दूरी पर रखा है फ्रॉम द पोल। अब हमें इसकी इमेज बतानी है, और ये भी बताना है कि इमेज जो है वो इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। तो बच्चों सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं इस टिप का, है ना, इसका नाम मैं बी दे देता हूं। क्यों ना मैं इस टिप बी का इमेज सोचूं कि कहां बनेगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। लेकिन यहां पर हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहां पर u जो है उसको हमें क्या लिखना चाहिए? माइनस 1.5 एफ। इसके अलावा बच्चों हमारे को f को क्या लिखना चाहिए? f को हमें लिखना चाहिए माइनस एफ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहां पर, है ना, ये जो मिरर फॉर्मूला है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ, इसमें जो f है वो होता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, है ना। तो यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएगा? माइनस एफ, क्योंकि सवाल में हमारे को f बोला गया है कि वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोकस है। ठीक है ना। तो देखिए यहां से अपने पास 1 अपॉन वी कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 अपॉन माइनस एफ माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस 1.5 एफ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ये देखते हैं। ये कन्वर्ट हो जा रहा है 1 अपॉन 1.5 एफ माइनस 1 अपॉन एफ में। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास 1 अपॉन वी कितना आ जाएगा? अगर मैं यहां पर 1 अपॉन एफ को कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा? यहां पर
1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, मतलब ये हो जाएगा 2/3 और इधर हो जाएगा -1। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया माइनस, है ना, -1 को मैं -3/3 भी लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा -1/3f। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि v की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई -3f। तो देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास अब क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा, जो कि क्या होता है -v/u होता है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ v के बदले क्या लिख दे, v हो जाएगा -3f और इसको डिवाइड कर देंगे u से, है ना। और u कितना था, u देखिए था -1.5f, तो यहां पर मैं लिख दूंगा -1.5f। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैग्निफिकेशन बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। अब -2 का मतलब क्या, वो जरा समझते हैं। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि जो इमेज है वो इनवर्टेड है ना। क्योंकि HI/HO अगर नेगेटिव साइन का आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का सेम साइन नहीं है ना, तभी तो नेगेटिव आ रहा है। और साथ ही साथ उसकी वैल्यू m की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब जो साइज है वो कैसा है, साइज ऑफ द इमेज, है ना, वो हम लोग समझ सकते हैं कि इट इज डबल। किसका डबल होगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर हमारे को दिया हुआ था बच्चों, देखिए सवाल में दे रखा था कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो इमेज की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 5 सेंटीमीटर। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, उसकी जो इमेज है ना, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बेसिकली होगी इनवर्टेड और उसकी साइज कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर इसका रे डायग्राम बनाए ना तो किस तरीके का बनेगा, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने OB कहा था, तो B की इमेज मैं सोच रहा हूं कहां बनेगी, तो B की इमेज यहां पर B' पर बन रही है और O की इमेज O' पर बन रही है। ये मैंने कैसे बनाया, तो B से मैंने एक रे भेजी जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, फिर जब वो यहां से रिफ्लेक्ट करी तो वो फोकस से पास करती हुई गई। उसके अलावा मैंने क्या मेक श्योर करा कि B से एक और रे गई जो पोल तक गई और पोल से इक्वल एंगल बनाते हुए जो है वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर गई। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो दो रेज है वो कहां पर मिल रही है, इस B' पॉइंट पर मिलेगी और इसके हिसाब से मैंने यहां पर इमेज को प्लॉट कर दिया। ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू कि जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, एक तो वो इनवर्टेड है ना, और दूसरी चीज क्या हो गई, उसका मैग्नीट्यूड या फिर साइज जो है वो क्या है, डबल है ना। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन वो क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, जिसका मतलब कि साइज जो है वो इमेज की क्या हो गई, डबल हो गई एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, a rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that the end closer to the pole is 20 centimeter away from it. Find the length of the image. तो देखिए बच्चों, जैसा आपने को डेटा दे रखा था ना, उसके हिसाब से यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया गया है। जैसा कि हमारे को दिया हुआ था कि रॉड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर रॉड की लेंथ दिखा दी गई। उसके अलावा हमारे को क्या बोला गया था कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम लोगों ने इस रॉड को प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग लिटा करके रख दिया है। अब देखिए, कॉनकेव मिरर कहा गया था, कॉनकेव मिरर बना दिया गया। फोकल लेंथ उसकी कितनी बताई गई है, 10 सेंटीमीटर, तो ये फोकस जो है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर शो कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो रॉड है ना, उसको इस तरीके से रखा गया है सच दैट द एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो 20 सेंटीमीटर अवे यहां पर देखिए क्या बना दिया गया, इस रॉड का जो नियरर एंड है टू द मिरर, है ना, तो उसको B कहा गया। तो A और B, है ना, AB जो है ये बेसिकली क्या है, रॉड है। अब देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। तो देखिए बच्चों, सीखने वाली बात यहां पर यह है कि हमें यह समझ में आ रहा है कि जो B पॉइंट है वो कहां पर है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो इसकी जो इमेज बनेगी, अगर मैं सिर्फ B पॉइंट की इमेज के बारे में बात करूं तो B पॉइंट की इमेज कहां पर बनेगी, यहीं पर बन जाएगी। तो इसकी इमेज के पॉइंट को मैंने B' कह दिया। ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर A की इमेज हम लोग बना लें तो जवाब आ जाएगा हमारे पास, है ना, क्योंकि AB हमारा रॉड है तो A' B' को हम लोग
रॉड कह देंगे, रॉड सॉरी इमेज ऑफ द रॉड कह देंगे, है ना। तो अब हमारा सिर्फ और सिर्फ सवाल क्या रह गया, हमारा एक ही मोटिव रह गया है, टू फाइंड द इमेज ऑफ ए। अब ए के लिए हम लोग अगर बात करें तो यू क्या लिखेंगे, आप देखिए 20 सेंटीमीटर दूर बी था, उससे भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर ए था, तो यू हम लोग लिख देंगे -30 सेंटीमीटर। क्लियर है ना ये बात। उसके अलावा देखिए डायग्राम सवाल में अपने को क्या दे रखा था, अपने को फोकस दे रखा था ना, एफ दे रखा था -10। फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है मतलब एफ जो है वो -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वी निकाल सकते हैं। तो चलिए 1/v + 1/u बराबर 1/f लगा देते हैं। तो 1/v कितना आ जा रहा है, 1/-10 है ना, 1/-10, और उसमें क्या घटा देंगे, -1/-30। तो ये कितना हो जाएगा, 1/30 - 1/10। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, 1/v आ जाएगा हमारे पास 1/30 - 3/30। तो ये हो गया -2/30, मतलब -1/15। तो बच्चों यहां से देखिए हमारे पास v कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो दूसरा एंड है ना, जो एक की जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, -15 सेंटीमीटर पर। तो बच्चों हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि जो b का b' का कोऑर्डिनेट है वो है -20 सेंटीमीटर, और जो a' का कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब a' b' ये जो दूरी है a' और b' के बीच में वो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर की। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ द इमेज है ना, लेंथ वो कितना आ जाएगा इमेज का, किसका, इमेज का, वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो बच्चों आपको मैं एक और टॉपिक रिवाइज करा देता हूं। हम लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में हो। तो देखिए यहां पर दो केसेस है, ये जो इंसान है एक बार वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने है और एक बार वो कॉनकेव मिरर के सामने है। तो देखते हैं फर्क क्या आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो बेस्ड ऑन द रे डायग्राम यहाँ पर इमेज को बना दिया गया है, और हम लोग एक बहुत बड़ा फर्क देख पा रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क क्या है कि पहले केस में जब कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ तो इमेज जो है वो स्मॉलर बनी, साथ ही साथ जो इमेज है वो क्लोजर टू द मिरर बनी दैन दी ऑब्जेक्ट, है ना। आप देख पा रहे हैं कि ये जो दूरी है ये कम है एज कंपेयर टू ये वाली दूरी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर के लिए, तो बच्चों इस बार जो हम लोग वर्चुअल इमेज देख रहे हैं वो एक्चुअली लार्जर आ रही है, और वो फार्दर अवे दैन दी ऑब्जेक्ट आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितना दूर है, और जो इमेज है वो वो जो इमेज है हाँ वो इस मिरर से ज्यादा दूरी पर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वर्चुअल इमेज जो बन रही है कॉनकेव मिरर के केस में, इट इज लार्जर और साथ ही साथ फार्दर अवे दैन दी ऑब्जेक्ट। और दोनों ही केसेस में एक चीज है जो कॉमन है, वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स फॉर ईच रे, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपके रिवीजन के लिए है ना, कॉनकेव मिरर के मैंने केसेस को दिखाए हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू फोकस चेंजेस द इमेज। जैसे कि पहले डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर था, फोकस और पोल के बीच में था। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मैंने ओ पॉइंट है ना, जो इस ऑब्जेक्ट की ऊपर वाली टिप है, उसका मैंने इमेज ढूंढा तो वो यहां पर बन रही थी, और उसी के हिसाब से मैंने यहां पर इमेज बना दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज जो है किस तरीके से वर्चुअल आ रही है। अब बच्चों अगर हम लोग सेकंड केस देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली कहां पर रखा गया, फोकस पर रखा गया, है ना। जब फोकस पर रख दिए तब हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या होगा, अब जो रे यहां पर हिट करेगी मिरर को, है ना, कोई भी अगर मैं दो रे को ले लूं जो हिट कर रही है मिरर को, वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, किसी भी फाइनाइट लेंथ पर हम लोग उसे मीट करता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि दे विल बिकम पैरेलल। सही है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं बच्चों, हम लोग देख सकते हैं कि या तो आप इमेज को इधर भी बोल सकते हैं या तो आप इमेज को इधर भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो इस तरफ भी इंफिनिटी पर मीट करता हुआ आप कह सकते हैं, या फिर इस तरफ भी आप इंफिनिटी पर मीट करता हुआ कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि एग्जैक्टली जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पर हो, तो इमेज जो है वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग तीसरा केस देखें तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो
ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड फोकस है, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि उसकी इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। और रियल इमेज जो है एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए वो कैसी आती है, इन्वर्टेड आती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमें पता है कि अगर हमारे को इमेज को लोकेट करना है तो उसके लिए 2 रे बनाना भी सफिशिएंट है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको इस केस में पहला वाला जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो अगर आपको इमेज बनानी है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो ऊपर वाले टिप को देखिए, उसकी इमेज अगर हम लोग बना दें तो नीचे जो बेस है उसकी इमेज तो हम लोग बड़े आराम से सोच सकते हैं कि कहां पर होगी। तो हम लोग ऊपर वाली टिप की इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, एक रे को बिल्कुल पैरेलल भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस से पास करेगी। और साथ ही साथ एक और रे हम लोग भेज सकते हैं जो फोकस से पास हो, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाए। तो जहां पर भी ये दोनों रे मीट करेंगी वहां पर हम लोग कह देंगे कि ऊपर वाले टिप की इमेज बन रही है। उसी तरीके से एक और तरीका था, एक रे मान लीजिए आप बिल्कुल कहां पर भेजते, पोल पे भेजते, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस बना के रिफ्लेक्ट करती। और एक और रे अगर आप भेजते सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई तो वो रिबाउंड कर जाती। तो उस तरीके से भी हम लोग इमेज निकाल सकते थे। और अगर ऑब्जेक्ट सेम लोकेशन पर है तो चाहे आप इन दोनों रेज का इस्तेमाल करें चाहे इन दोनों रेज का इस्तेमाल करें, इमेज तो सेम जगह आएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। यहां पर जैसे कि हमारे को ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, अब उसके जो ऊपर वाली टिप है उससे हम लोग क्या करेंगे, 2 रे को भेजेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले वाले डायग्राम में 2 रे कौन कौन सी हैं, एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है एज इफ की लग रहा है कि वो फोकस से निकली है ना। और साथ ही साथ एक और रे हम लोगों ने भेजा जो किस तरीके से हम लोगों ने उसे सेंड कर रहा है इस मिरर पर, एज इफ कि वो फोकस की तरफ एम्ड थी। तो जब हमने उसे भेजा है ना, तो वो क्या हो गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो इन दोनों रेज को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो दोनों रेज किसी खास पॉइंट से निकल रही है, और वो खास पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज ऑफ द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इमेज को फाइंड आउट कर लिया। एक और तरीका क्या था कि हम लोग क्या कर सकते थे कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसी भेजते जो कि एम्ड होती सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। उससे क्या फायदा होता कि जब वो मिरर से टकराती तो वो परपेंडिकुलरली टकराती और वो रिबाउंड कर जाती। और एक और रे हम लोग भेज सकते थे जो कि पोल से टकराती और इट वुड हैव मेड इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती। तो अगेन कोई ऑब्जर्वर अगर यहां पर होता तो उसे लगता कि ये दोनों रेज कहां से आ रही है, एक खास पॉइंट से आ रही है बिहाइंड द मिरर, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते कि इमेज ऑफ द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग इमेज लोकेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में है ना, कहीं पर भी हम लोग रियल ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज कैसी आएगी, वर्चुअल ही आएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यहां पर हमारे को इमेज को लोकेट करना है और यहां पर हमारे को एक बीम ऑफ लाइट दे रखी है। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, यहां पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ढेर सारी रेज है ना। तो हमें निकालना है कि सबसे पहले ये दे रखा है कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, और हमें निकालना है कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना, इसकी इमेज कहां पर बनेगी। तो बेसिकली हमारे को क्या ढूंढना है, फोकस ढूंढना है इन रेज के लिए, है ना। और इस बार जो हमारे पास रेज आई हैं वो कैसी रेज हैं, इस बार ये पैरेक्शियल नहीं है, दीज आर नॉट पैरेक्शियल। अगर पैरेक्शियल नहीं है तो ये क्या है, दीज आर मार्जिनल रेज, है ना। और मैं मार्जिनल कैसे कह रहा हूं इसे, क्योंकि यहां पर एंगल देखिए कितना दे रखा है, एंगल हमारे को 30 डिग्री दे रखा है। जो बाकी पैरेक्शियल रेज होती है वो उसमें क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है, जिसकी वजह से हम लोग समझ पाते हैं कि ये जो एंगल है ना, वो कैसा होता है, आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल एंगल होता है। लेकिन इस बार 30 डिग्री स्मॉल एंगल तो है नहीं, इसका मतलब इस बार जो रेज है वो कैसी है, मार्जिनल है, पैरेक्शियल नहीं है। तो पैरेक्शियल रेज के लिए ही हम लोगों ने डिराइव करा था कि जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ डिस्टेंस पर होता है। लेकिन इस बार हमारे को फिर से ये डेरिवेशन करना होगा और ढूंढना होगा कि मार्जिनल रेज के केस में फोकस कहां पर आता है। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमारे को एक और डेटा दे रखा है, और वो डेटा है कि जो आर है उसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है ना। तो अपने को रेडियस दे रखा है इस केस में 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने मेकिंग श्योर कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए मैंने इस रे को रिफ्लेक्ट करा दिया। अब जो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास है ना, ये जो पॉइंट आया,
इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एफ डैश कहेंगे। ठीक है, तो हमारे को क्या ढूंढना है, हमारे को बेसिकली पी एफ डैश ढूंढना है। पी एफ डैश ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमारे को ज्योमेट्री की मदद लेनी होगी, और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इनकमिंग रे थी और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो पैरेलल थी, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई, क्योंकि ये आई और आई का समेशन होता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या यूज करने वाला हूं, मैं यहां पर यूज करने वाला हूं ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी, है ना। इस इक्वेशन का मैं एक्चुअली यहां पर यूज करने वाला हूं, ये किसी ट्राइंगल के लिए वैलिड होता है ना। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ओ नाम दे रहा हूं, तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, सी ओ, है ना, सी ओ डिवाइडेड बाय, अब सी ओ के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, तो ये है पाई माइनस 2i, तो मैं यहां लिख दूंगा सी ओ अपॉन साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ आई, है ना, मैंने डिग्री में रखा है चीजों को। इट हैज टू बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए, सी एफ डैश डिवाइडेड बाय, इसके ऑपोजिट एंगल कितना है, आई, तो साइन ऑफ आई लिख देता हूं मैं, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, अब देखिए सी ओ जो है ना, सी ओ को मैं आर कह सकता हूं ना, तो ये आर रेडियस के बराबर है, तो आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू बेसिकली साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2i, और साइन 2i को मैं लिख सकता हूं 2 साइन आई कॉस ऑफ आई, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा सी एफ डैश डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई के, है ना। तो यहाँ साइन ऑफ आई में लिख देता हूं। अब बड़े आराम से आप देख पा रहे होंगे कि साइन आई जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास सी एफ डैश की वैल्यू कितनी आ रही है ना, यहाँ पर जो हमारे पास सी एफ डैश आया है ना, वो कितना आ जाएगा, सी एफ डैश आ जाएगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ आई, है ना। तो हमारे को निकालना क्या था, हमारे को बेसिकली पी एफ डैश निकालना था, तो पी एफ डैश उसकी वैल्यू देखते हैं कितनी हो जाएगी, पी एफ डैश जो है वो हो जाएगा पी सी माइनस सी एफ डैश, है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पी सी माइनस सी एफ डैश, अब पी सी तो रेडियस के बराबर है, तो आर माइनस आर अपॉन 2 कॉस ऑफ आई कर देंगे, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमारे से जो एफ डैश आ गया, मतलब नया फोकल लेंथ जो है वो कितना आ जाएगा, आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस ऑफ आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हो गया किसके, इसके लिए मार्जिनल, है ना, मार्जिनल रेज के लिए। ठीक है, तो इसको आप एज अ फॉर्मूला जो है याद रख सकते हैं ना, ताकि अब कभी अगर डायरेक्टली इसके ऊपर सवाल आ जाए तो आप फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लें। तो अगर हमारे केस में देखें तो एफ डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 30 डिग्री, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग आंसर देख करके ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो नया फोकल लेंथ है वो क्या हो गया, वो हो गया छोटा किसके कंपैरिजन में, पैरेक्शियल रेज के फोकल लेंथ से, है ना। पैरेक्शियल रेज के केस में फोकल लेंथ क्या आता है, 10 सेंटीमीटर आता है, लेकिन इस बार जो फोकल लेंथ है वो क्या आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर कौन से मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, मतलब कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट को। शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट हम लोग किसे कहेंगे, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी लेंथ एल जो है वो क्या हो, बहुत कम हो एज कंपेयर टू यू एंड वी, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो क्या है, बहुत छोटी है। ठीक है, तो इस केस में बच्चों हम लोग देखना चाहते हैं कि लेंथ ऑफ द इमेज जो है ना, वो कितनी आएगी। ठीक है, तो बच्चों इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है u, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कितना कह सकते हैं, u प्लस du, है ना। इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि मॉड ऑफ du, है ना, वो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने मॉड लगा दिया, क्यों, क्योंकि मैं टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ, है ना। मुझे ये पता है कि अगर मॉड ऑफ du मैं देखूंगा तो वो डेफिनेटली l होगा,
है ना, वरना मैं डी यू देखता तो हो सकता है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो मैं वो सारे अनसर्टेनिटीज को क्या करना चाह रहा हूँ, कैंसिल आउट करना चाह रहा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि मॉड ऑफ डी यू तो एटलीस्ट एल होगा ही होगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं मॉड ऑफ डी वी इसको क्या कह सकता हूँ, ये जो है ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द इमेज, है ना। तो मैं यहाँ पर बड़े आराम से देख सकता हूँ कि अगर मॉड ऑफ डी यू एल है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मॉड ऑफ डी वी हमें क्या दे देगा, लेंथ ऑफ द इमेज। तो बेसिकली मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मॉड ऑफ डी वी निकालना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिरर फॉर्मूले से, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है ना। तो अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वेयर माइनस ऑफ डी यू अपॉन यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, क्योंकि फोकल लेंथ तो फिक्स्ड है। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी यू, है ना, डी वी अपॉन डी यू देखिए हमारे पास कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है माइनस ऑफ वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। तो मैं बड़े आराम से यहां पर कह सकता हूं कि मॉड ऑफ डी वी अपॉन डी यू, है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। तो बच्चों मॉड ऑफ डी वी अपॉन डी यू को, है ना, हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम लोग कह देंगे एम डैश का मॉड, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो एम डैश हो जाएगा, है ना। तो मॉड ऑफ एम डैश, उसे मैं क्या लिख रहा हूं, मॉड ऑफ डी वी अपॉन डी यू, और वो कितने के बराबर आ रहा है, वो एम स्क्वेयर के बराबर आ रहा है, जहां पर एम क्या है, एम माइनस वी अपॉन यू, लेटरल मैग्निफिकेशन, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो देखिए वो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर दैट इज वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। और हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के, है ना। तो एम डैश हमारे पास कितना आ जा रहा है, एम स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो बच्चों एक चीज को लेकर के हम लोग प्रीटी कंफर्टेबल हो गए, और वो क्या है, वो ये है कि ये जो भी रिजल्ट आया है वो किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए। और शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि जो एल है इट इज मच मच लेस देन वी एज वेल एज यू। तो बच्चों आपको याद होगा आप लोगों ने प्लेन मिरर के केस में, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाला था। तो इस बार भी हम लोग जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज के ऊपर चर्चा कर सकते हैं ना। और सबसे पहले केस में किसका ले रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के लोग मूव कर रहा है तो उस केस के लिए मैं बात करना चाहता हूं। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के लोग मूव कर रहा है तो उसके u और v में बेसिकली चेंज आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर इसीलिए शुरुआत करूंगा किससे, मिरर फॉर्मूले से, जो कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से अगर मैं इसे टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इस बार डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस dv अपॉन dt v स्क्वायर माइनस du अपॉन dt u स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। और यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां से अपने पास जो है वो आ जा रहा है dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dt। और हमारे को ये चीज मालूम है बच्चों कि ये जो dv अपॉन dt है उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन किसके नजरिए में, ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। मतलब इसे मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और du बाई dt का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं, और वो ये है कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन वो हमारे को क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों हमेशा क्या है, वो दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, है ना, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। और ये हम लोगों ने आई थिंक इमेज फॉर्मेशन के केस में देख भी रखा है कि जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स पोल आ रहा था तो इमेज अवे फ्रॉम द पोल जा रही थी, ना। मतलब अगर ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा था तो इमेज जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रही थी, है ना। हमेशा हम लोगों ने यही देखा था, चाहे रियल इमेज के बारे में बात करें चाहे वर्चुअल इमेज की बात करें, दोनों के केस में यही फिनोमेना हो रहा था, ठीक है। चलिए तो बच्चों इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास एक सवाल है, एंड द क्वेश्चन इज
A ball is rising up along the axis of a concave mirror of radius of curvature 20 meters. A ball is dropped from the balloon at a height of 15 meters from the mirror. At this moment, the balloon has velocity 20 meters per second. The velocity of image with respect to ball is 10 n meters per second and we have to find n. तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस बार मैंने यहाँ पर शो करा है कि एक बलून है जो ऊपर की तरफ जा रही है और इस मोमेंट पर उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर्स पर सेकेंड और इस मोमेंट पर इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर है 15 मीटर्स। ठीक है, हमारे को और क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जिसकी वैल्यू दे रखी है 20 मीटर्स और ये हमें निकालना है कि इस मोमेंट पर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू बॉल कितनी होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, बॉल से जो रेज हैं वो नीचे की तरफ जाकर के मिरर को हिट करेंगे। तो बेटर क्या रहेगा हमारे लिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें, क्योंकि जो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन होती है उसे हम लोगों को क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये वाला जो पॉइंट है ना पोल, वो ओरिजिन हो गया और उसके नीचे की जो लोकेशंस हो गई वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, और उसके ऊपर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे नेगेटिव। क्लियर है ये बात? तो बच्चों मैं इस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव करा था। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं ये जानता हूं कि नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन इनका तो बस एक ही रोल होता है कि वो डायरेक्शन को बताते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां पर ऐसे देखूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा बेसिकली v अपॉन यू को मैं m लिख सकता हूं ना, तो मैं लिख दूंगा m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो ये इक्वेशन बिल्कुल जस्टिफाइड लग रही होगी क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखना चाहा, क्योंकि डायरेक्शन मुझे पता है, अगर बलून ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस है कि उसकी जो इमेज होगी ना, उसकी वेलोसिटी किधर को होगी, नीचे की तरफ। तो मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन को लेकर के बिल्कुल श्योर हूं, है ना। अब बस मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इट हैज टू बी इक्वल टू, स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है, f अपॉन f माइनस यू। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हमारे को वेलोसिटी ऑफ द बलून उस मोमेंट पर दे रखा था 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि f जो है ना, f हमारे को कितना दिया हुआ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 है तो f जो है वो 10 हो जाएगा, तो 10 अपॉन 10। अच्छा, यहां पर जो है f है ना, फोकल लेंथ जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो किधर होगा, फोकस जो है वो बेसिकली ऊपर होगा, है ना, कहीं यहां पर। और हम लोगों ने नीचे की डायरेक्शन को क्या माना है, नीचे की डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव माना है, तो ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। तो बेटर क्या रहेगा बच्चों यहाँ पर लिखना, f जो है कोऑर्डिनेट है ना, तो उसको मैं -10 लिख देता हूँ। तो -10 अपॉन -10 माइनस ऑफ u जो है वो इस केस में कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं बच्चों ऊपर डायग्राम में कि इस मोमेंट पर जो बलून है वो कहाँ पर था, वो 15 मीटर्स फ्रॉम द पोल था, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में था और मैंने नीचे को पॉजिटिव माना है, तो बलून का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -15। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -15, है ना, और इस पूरे का कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो किस चीज को लेकर के केयरफुल रहना है कि यहाँ पर f जो है वो कितना है, वो है बेसिकली -10, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 अपॉन ये हो जाएगा -10 प्लस 15 मतलब कि 5, तो 5 नीचे आ गया, 10 ऊपर आ गया, इसका स्क्वायर इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, अभी जवाब तक पहुंचने वाले हैं ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, 80 मीटर्स पर सेकेंड, और डायरेक्शन जो है वो किधर हो जाएगी इसकी, हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो अपवर्ड जा रहा है, तो इमेज जाएगी डाउनवर्ड, है ना। और साथ ही साथ हमारे को देखिए सवाल में क्या पूछा गया था, हमसे सवाल में पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बॉल। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो बलून है ना, उसकी स्पीड जो है ऊपर की तरफ है और जो इमेज है उसकी स्पीड नीचे की तरफ है। तो अगर रिलेटिव स्पीड देखें तो वो कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी
100 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है ना वेलोसिटी क्या आएगी 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो बच्चों बॉल के नजरिए से ना, जो बॉल है उसके नजरिए से उसे क्या लग रहा होगा कि उसकी इमेज जो है वो क्या हो रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है, कितने स्पीड से 100 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और बच्चों सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे n की वैल्यू पूछी गई थी है ना, 10 इंटू एन। तो यहाँ पर n का रोल क्या प्ले कर रहा है, n जो है वो 10 है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि n की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 10। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को ना और अच्छे से समझें। जैसे कि अभी तो हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ समझा, अब अगर ये सीखना चाहें या ये एनालाइज करना चाहें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या क्या होगी, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो अभी किधर जा रहा है, जो बॉल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। अब हम लोग ये चीज जानते हैं बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसकी इमेज कहां पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि जो बॉल की इमेज है वो कहीं यहां पर होगी। तो बॉल की इमेज एक्चुअली नीचे आ रही है। क्यों नीचे आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये जो बॉल है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये है ना, ये जो बॉल है जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मान लीजिए पहुंचा, तो उस समय इमेज भी जो है वो कहां पहुंच जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बॉल ऊपर जा रहा है लेकिन उसकी इमेज जो है वो क्या हो रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, चलिए बच्चों तो आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और अगले सवाल में पूछा गया है फाइंड द लोकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज। है ना, इस मोमेंट पर हमें क्या दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो टुवर्ड्स राइट है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन इस बार थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट आ गया है, और वो ट्विस्ट ये है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। कितना ऊपर है, 2 सेंटीमीटर ऊपर है। और साथ ही साथ उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है इस मोमेंट पर कितनी, 20 सेंटीमीटर। एफ हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मिरर हमें प्रॉपरली साइन लगाना होगा, है ना। तो यहां पर हमारे को कभी भी अगर इस तरीके से दिया रहे तो फोकल लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव दिया रहेगा। बेस्ड ऑन द मिरर हमारे को सोचना होगा कि एफ का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रखें या फिर नेगेटिव रखें। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग की, है ना। इसे मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूं और इसे मैं वाई एक्सिस कह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग एक्स एक्सिस निकालता हूं। ठीक है, तो उसके लिए तो हम लोगों ने देख रखा है क्या होता है तरीका निकालने का, dv अपॉन dt है ना, बराबर क्या हो जाता है माइनस ऑफ m स्क्वायर du अपॉन dt। और उसमें भी मैंने आपको गाइड करा था कि आप क्या किया करिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए ना, मॉड ऑफ dv अपॉन dt क्या आ जाएगा, m स्क्वायर du अपॉन dt का मॉड। इससे हमारे को क्या मिल जाएगा, इससे हमारे को स्पीड मिल जाएगी और डायरेक्शन तो हम लोग अपने दिमाग से लगा सकते हैं। तो यहां से देखिए हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा। तो m के लिए क्या करें, f अपॉन f माइनस यू, है ना। तो इसका स्क्वायर करना है और du बाई डी टी देखिए कितना दे रखा है अपने को, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो यहां मैं लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखिए अपने को f कितना दिया हुआ है, f फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दी हुई है, पर जो f होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है फोकस का। तो f जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर f को हमें क्या लिखना चाहिए, -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा -30 डिवाइडेड बाय -30 माइनस ऑफ, अब u देख लेते हैं कि कितना दिया हुआ था, u दिया हुआ था -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे -20 और इस पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखिए कि अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा -30 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10, है ना। तो इसका स्क्वायर करके 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है, जो कि कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट जा रहा था तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो इमेज है वो किधर जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, इसका जो x कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, -90 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई कैप, है ना। तो ये हमारा
वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कॉम्पोनेंट आया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द y कॉम्पोनेंट, है ना। तो अगर y कॉम्पोनेंट के बारे में बात करना है तो सोचते हैं कैसे ट्राई करा जाए। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो है x कॉम्पोनेंट के लिए जब बात करा था तो हम लोगों ने u, v और f को चुना था क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट्स थे। तो उसी तरीके से अगर y कॉम्पोनेंट के बारे में बात करना है तो हमारे को सहारा किसका लेना होगा, hi अपॉन ho का। तो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, hi अपॉन ho, और मैंने आपको hi और ho के बारे में बताया था, है ना। hi बेसिकली क्या हो जाएगा इस केस में, hi हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज और ho क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये बात। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज वो कितना आ गया हमारे पास, m मल्टीप्लाइड बाय y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि m को क्या लिखा जा सकता है, m को हम लोग लिख सकते हैं f अपॉन f माइनस यू टाइम्स वाई। तो m को हम लोगों ने यहाँ पर f अपॉन f माइनस यू लिख दिया, या फिर और क्या लिख सकते थे, m को माइनस ऑफ v अपॉन यू, और फिर बाहर क्या था, वाई ओ था। ठीक है। तो बच्चों हमारे सवाल में देखिए क्या दे रखा है कि जो उसका जो y कोऑर्डिनेट है ना, ऑब्जेक्ट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल कर रहा है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ट्रैवल कर ही रहा है। साथ ही साथ f जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, f अपॉन एफ माइनस यू मल्टीप्लाइड बाय वाई ओ का। तो वाई आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई आई को मैं लिख सकता हूँ f टाइम्स वाई ओ मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है ये बात। तो अब मैं एक काम करता हूँ, f इंटू वाई ओ, ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। तो बच्चों अगर मैं इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, डी वाई आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये तो पूरा का पूरा एफ वाई ओ कॉन्स्टेंट है तो एफ वाई ओ को मैंने एज इट इज लिख दिया, 1 अपॉन एफ माइनस यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आया हमारे पास। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि जो डी यू अपॉन डी टी है ना, यहां पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट का, है ना, उसको हम लोग u कहते हैं। तो शुरुआत में जो x कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे वो जो ऑब्जेक्ट है टुवर्ड्स राइट जाएगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता जाएगा, कम नेगेटिव होता जाएगा, है ना, क्योंकि वो शुरुआत में -20 था और ऑब्जेक्ट जा रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो u है ना, मतलब कि जो x कोऑर्डिनेट है जो शुरुआत में -20 था वो अब कम नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है। तो डी यू बाई डी टी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। साथ ही साथ हमारे को ये भी समझ में आ रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है तो एफ क्या होगा, एफ जो है वो नेगेटिव होगा। इसके अलावा वाई ओ जो है वो तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और डिनोमिनेटर वाला टर्म तो स्क्वायर्ड है तो ये ऑब्वियस है कि पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब डी वाई आई अपॉन डी टी, है ना, ये कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो बच्चों डी वाई आई अपॉन डी टी के नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ना, उसी की तो लोकेशन को हम लोग वाई आई कह रहे हैं। तो जो इमेज की जो लोकेशन है या जो इमेज का जो बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होता जा रहा है वक्त के साथ, वो वक्त के साथ कम होता जा रहा है। और कम होने का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है वो क्या हो रही होगी, वो नीचे जा रही होगी, है ना, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज क्या होता जा रहा है, अगर घटता जा रहा है तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो इमेज है वो क्या हो रही होगी, नीचे जा रही होगी, है ना। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि इस मोमेंट पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, पोल और फोकस के बीच में है। तो इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही थी, है ना, वर्चुअल बन रही थी मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही थी। और इसका ये भी मतलब हो गया कि वो क्या हो रहा था, जो इमेज है वो नीचे जा रहा था टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्चुअली वो इस मूवमेंट पर मूव करेगा। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने बात कर ली डायरेक्शन की। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, है ना, तो हम लोग डी वाई आई अपॉन डी टी, इसके मैग्नीट्यूड को क्या कह सकते हैं, वो सिंपली हो जाएगा मॉड ऑफ एफ वाई ओ 1 अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर
डी यू अपॉन डी टी, है ना, इस पूरे के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे को फोकस, है ना, फोकस का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ था, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी चीजें सेंटीमीटर में, इसीलिए मैं यूनिट एंड में लिख दूंगा। तो एफ जो है वो 30 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ वाई जो है वो हमारे को कितना दिया हुआ था, 2 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। इसको किससे डिवाइड करेंगे, एफ जो है वो कितना था, -30 था, उसमें से क्या घटाएंगे, माइनस ऑफ -20, है ना, यहाँ -20 मुझे लिख देना चाहिए और इसका करना चाहिए स्क्वायर। और डी यू बाई डी टी कितना है, तो वो हमारे को दिया हुआ था कि ऑब्जेक्ट जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो मैं यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास देखिए कि कितना आ जाएगा, ये देखिए हमारे पास आ जा रहा है 30 इंटू 2 60, तो ये 600 डिवाइडेड बाय, अब कितने से यहाँ पर इसे डिवाइड करना है, तो ये देखिए ये हो जाएगा -30 और इधर आ जाएगा +20, तो ये बन गया -10, लेकिन -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा +100। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारे को क्या समझ में आ रहा है, हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो इमेज है ना, अगर इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इमेज बोल रहा हूँ, और इसके मैं वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, क्योंकि इमेज जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड मूव कर रही है, कितने स्पीड से, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग इसके एक्स कंपोनेंट की बात करें तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा था कि वो टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, जा रहा है कितने स्पीड से, 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो बच्चों जैसा कि सवाल में हमसे पूछा गया था कि लोकेशन भी बताना है ना, तो अगर लोकेशन बताना है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 1/v + 1/u बराबर 1/f यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर u की जगह क्या लिखें, u की जगह हमारे को लिखना चाहिए -20 सेंटीमीटर और f की जगह लिखना चाहिए -30 सेंटीमीटर। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, सवाल में हमेशा इस तरीके से ही लिखा रहेगा ना, मैग्नीट्यूड लिखा रहेगा, उसे हमें अपने दिमाग लगा करके यहाँ पर पुट करना होता है ना, फॉर्मूले में विथ साइन। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/v बराबर आ जाएगा 1/f - 1/u, मतलब कि 1/-30 माइनस प्लस 1/20। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा 60, तो ये हो जाएगा -2, है ना, और +3, तो यहाँ से 1/v आ गया। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, 60/1 विच इज +60 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो इमेज है ना, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, और पॉजिटिव साइड में, है ना, मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है। अब चलिए निकालते हैं कि यहाँ पर जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v/u। तो यहाँ पर माइनस टाइम्स v कितना है, 60 है, और u कितना था, तो u जो है वो -20 था, तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूं, -20 लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा +3। इसका मतलब जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है 3 टाइम्स। तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, है ना, तो इस डायग्राम के हिसाब से मैं कैसे बनाऊंगा इमेज को, तो देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से हम लोग इमेज को शो कर सकते हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज जो है वो कहां पर होगी, 3 सेंटीमीटर ऊपर होगी, है ना। यहां पर जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि मैग्निफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर हम लोगों ने m बराबर -v/u का यूज करके क्या देखा कि जो कोऑर्डिनेट है ना, जो कोऑर्डिनेट है इमेज का वो क्या हो जाएगा, वो थ्राइस हो जाएगा एज कंपेयर टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैंने m बराबर hi/ho को यूज करने के बजाय क्या यूज करा है, yi/yo को, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या देख लिया बच्चों कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के 6 सेंटीमीटर ऊपर रहेगी, और इस मोमेंट पर ऑब्जेक्ट भले ही टुवर्ड्स राइट जा रहा है, लेकिन इमेज जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट भी जाएगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर at a distance 12 centimeter from the pole. If the image is inverted, real and 5 centimeter high, find the location of the image and the focal length of the mirror. तो चलिए पहले सोचते हैं कि यहाँ पर जो डेटा दिया है वो क्या क्या है। अपने को h
ओ दे रखा है ना, एच ओ दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा और क्या दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन पोल से कितनी है, मतलब अपने को यू दे रखा है -12 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ जो है हमारे को एच आई भी दे रखा है। एच आई जो है वो कितना हो जाएगा, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो हम लोग लिखेंगे एच आई को माइनस में, और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, तो -5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, एच आई आ गया, एच ओ आ गया और यू आ गया। तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन होता है एच आई अपॉन एच ओ विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो यहां से देखिए हमारे को एच आई अपॉन एच ओ तो पता है, एच आई अपॉन एच ओ कितना है, वो है -5 अपॉन 2। क्लियर है ये बात। तो -5 अपॉन 2 को मैं किसके बराबर कर दूंगा, इसको मैं बराबर कर दूंगा यहां पर माइनस ऑफ v अपॉन यू के, u हो गया -12। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास v कितना आ गया, v आ गया हमारे पास -30 सेंटीमीटर, है ना। नेगेटिव तो आना ही चाहिए था क्योंकि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है ना, रियल है और इन्वर्टेड है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि वो कितना दूर है पोल से, 30 सेंटीमीटर दूर है। साथ ही साथ हमारे को फोकल लेंथ भी निकालना था, तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे, -5 अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, है ना, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला। तो यहां से क्या आ जाएगा, 5u माइनस 5f इज इक्वल टू 2f। तो यहां से क्या आ गया, 7f इज इक्वल टू 5 टाइम्स u, है ना। और हमारे को पता है कि u कितना है, -12। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, f इज इक्वल टू 5 टाइम्स -12 अपॉन 7। तो ये कितना आ जा रहा है, -60 अपॉन 7 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द सोलर डायमीटर सबटेंड अ स्मॉल एंगल थीटा एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द सन फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। तो चलिए बच्चों सवाल को पहले समझते हैं। सवाल में लिखा है कि द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द सोलर डायमीटर, मतलब कि अगर मैं एक डायमीटर चुनूं, है ना, सोलर डायमीटर मतलब सन का डायमीटर अगर चुनूं, तो लेट अस से कि वो ए और बी पॉइंट जो है वो डायमेट्रिकल एंड्स है ना। तो अब वो अर्थ पर, है ना, अर्थ के किसी पॉइंट पी को यहाँ पर डिनोट करा गया है। तो इस पॉइंट पी पर जो है ये कितना एंगल सेपरेट कर रहा था, थीटा एंगल सेपरेट कर रहा था। अब हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द सन फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। तो हम लोग अर्थ से क्या कर रहे हैं, अर्थ पे हम लोग अपने हाथ में एक कॉनकेव मिरर को ले लिए हैं जिसकी फोकल लेंथ f है, और हम लोग जो है क्या निकालना चाह रहे हैं, इमेज निकालना चाह रहे हैं उस डायमीटर ऑफ द सन की, है ना, जो वो कॉनकेव मिरर बना रहा है। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि ए और बी पॉइंट जो है ये क्या है, बहुत बहुत दूर है ना। जब ये पॉइंट्स बहुत दूर है तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ए पॉइंट की इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन पे बनेगी, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ से ए से एक रे को भेजा पॉइंट पोल तक, अब वो पोल से इक्वल एंगल बना करके वो जाएगी, और हमने इस बात का यूज करा कि फोकल प्लेन पे इमेज बनेगी। तो ये लोकेट हो गया कि वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पर ए की इमेज बनेगी, वो ये रहा, है ना, फोकल प्लेन पे ए डैश। उसी तरीके से बी से एक रे गई जो पी पे टकराई, अब हमें पता है कि उसके साथ क्या होगा, इट विल मेक इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्ट करेगी। और हम लोग को पता है कि बी की इमेज कहाँ पर बननी है, फोकल प्लेन पे, क्योंकि जब u जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है तो उस केस में v क्या हो जाता है, f हो जाता है। तो इसीलिए b की इमेज यहाँ पर बनेगी b डैश। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो a डैश b डैश है वो यहाँ पर आ गया, और हमें बस अब क्या निकालना है, ये जो a डैश b डैश है ना, ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ निकालनी है। तो बेसिकली हमने देखा कि सन की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन पर बन रही है। तो अब सोचते हैं कि ये जो a डैश b डैश है ये कैसे निकालें। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फोकल लेंथ है, राइट। दिस लेंथ इज नथिंग बट फोकल लेंथ। और साथ ही साथ हमारे को ये कह दिया गया है कि ये एंगल जो है थीटा वो बहुत छोटा है, तो हम लोग a डैश b डैश को क्या कह सकते हैं, दिस इज एक्चुअली आर्क लेंथ, और वो किसके बराबर आ जाएगा, f इंटू थीटा के। और बच्चों यही हमारा जवाब भी हो गया, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव मिरर ईच ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर आर केप्ट सच दैट
They have a common principal axis and the reflecting surfaces face each other with their poles 100 centimeter apart. An object is placed midway between the two on their common axis. Find the position of the image produced by successive reflections, first at convex mirror and then at concave mirror. तो देखिए बच्चों, ये मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर मैंने दिखाया है एक, सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर को और उसके बाद दिखाया है कॉनवेक्स मिरर को। तो हमारे को क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट मिडवे है ना, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहाँ पर है। और हमें क्या कहा गया है कि इमेज देखनी है किसके बदौलत, जब पहली बार रिफ्लेक्शन हो कहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर के साथ, और उसके बाद रिफ्लेक्शन हो जब कॉनकेव मिरर के साथ, तब जो इमेज फॉर्म होगी उसके बारे में हमारे को जानकारी देनी है। तो चलिए, सबसे पहले जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो उस समय कॉन्वेक्स मिरर की नीड नहीं है ना। तो इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर कॉनकेव मिरर भी है। तो बच्चों, जब कॉन्वेक्स मिरर से रे स्ट्राइक करेगी है ना, तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मैं मान लेता हूँ इसे ओरिजिन है ना। तो अगर इसे ओरिजिन इस समय मान लूंगा मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/v कितना आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब 1/f के लिए मैं क्या लिखूँ, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसके लिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो f लिखेंगे वो +25 लिखना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ +25 माइनस u को क्या लिखे, u हो जाएगा -50। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1/-50। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/50 और ये हो गया +1/50, मतलब कि 3/50। तो 1/v की वैल्यू आ गई 3/50, जिसका मतलब हो गया v कितना आ गया, 50/3 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, रे डायग्राम के थ्रू मैंने दिखा दिया कि हुआ क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक रे तो सीधी O पर गई और फिर वापस लौट गई, और एक रे कहीं और स्ट्राइक करी और फिर वो क्या हो गई, वो एक्चुअली इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई सच दैट कि इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को देखे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रेज हैं ये किसी खास पॉइंट से निकल रही है, और वही क्या कहलाएगा, हमारा इमेज कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले केस में इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है, और कितना पीछे बन रही है मिरर के, 50/3 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास बिल्कुल एक नए सवाल जैसा हो गया। लेट अस से कि जो इमेज बनी उसको मैं I1 कह रहा हूं, तो हमें कैसा अपीयर हो रहा था, हमें ऐसा अपीयर हो रहा था रेज को देख करके कि ऐसा लग रहा था कि वो इस I1 पॉइंट से निकली है ना। तो जो रेज थी उनको मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि कैसे वो, जैसे ऑब्जेक्ट से मान लीजिए कोई एक रे निकली है ना, तो यहाँ पर मिरर से टकराई और फिर क्या हुआ उसके साथ, वो इस तरीके से घूम गई है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इस मिरर को, कॉनकेव मिरर को क्या लगेगा कि जो रेज उसकी तरफ आ रही है ना, जो भी रेज उसकी तरफ आ रही है वो कहाँ से आ रही है, उसको इस कॉनकेव मिरर को ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है वो आ रही है इस I1 पॉइंट से। क्लियर है ये बात। तो हम लोग अब ये समझ पा रहे हैं कि अगर सिर्फ मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं है ना, तो कॉनकेव मिरर को मान लीजिए कि अब उसके पोल को मैं है ना ओरिजिन मान रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके पोल को ओरिजिन मान रहा हूं, तो ये जो लेफ्ट साइड है ये अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि जो इनकमिंग रेज है उसकी डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो इसके हिसाब से देखिए मैं यहाँ पर चीजों को भरूंगा, 1/v माइनस 1 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है ना। तो यहां से देखिए 1/v कितना आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब देखिए हमारे को ये पता है कि अगर कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकस किधर होगा, पोल के राइट साइड में होगा। लेकिन पोल के राइट साइड में जो है अब हमें उसे नेगेटिव कहना होगा, क्योंकि रेज जो है वो राइट टू लेफ्ट आ रही है। तो इसीलिए अब जो f का कोऑर्डिनेट है वो मैं क्या लिखूंगा, -25। तो यहाँ हो जाएगा 1/-25 माइनस ऑफ 1/, अब u को मैं क्या लिखूं, तो रेज इस कॉनकेव मिरर को क्या लग रहा है कहाँ से आ रही है, इस I1 पॉइंट से, जो कहाँ पर है 100 प्लस 50/3 है ना। ये डिस्टेंस जो हम लोगों ने निकाली थी ना, ये 50/3 थी। तो 100, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तो 100 है, तो 100 प्लस 50/3 जो कि कितना हो जाएगा 350/3 है ना। तो u को हम लोग क्या लेंगे, माइनस ऑफ 350/3। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि यहाँ से क्या आ जा रहा है, 1/v की वैल्यू आ जा रही है देखिए
1/350 और ऊपर 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं 1 को मिटा करके लिख देता हूँ 3। तो 3/350 माइनस 1/25। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि एलसीएम क्या लेना पड़ेगा, 350, है ना, ये लेना पड़ेगा। तो इधर इधर आ जाएगा 3 माइनस, अब ये कितने टाइम्स जाएगा, आइए सोचते हैं, 12 14, ये जाना चाहिए 14 टाइम्स, है ना। तो यहाँ से हमारे पास देखिए v कितना आ जा रहा है, v आ जा रहा है -350/11 सेंटीमीटर। अब ये सोचते हैं कि v बराबर -350/11 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने पोल के लेफ्ट को पॉजिटिव कहा तो पोल के राइट की तरफ जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो गई। तो -350/11, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये लगभग कितना आएगा, ये आएगा लगभग -3, 11 3 33, तो बच गया 20, तो लगभग -32 सेंटीमीटर कह देते हैं, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू -32 सेंटीमीटर। तो इसका ये मतलब हो गया बच्चों कि जो फाइनल इमेज बन रही है ना वो कहीं यहां पर बन रही है, इसको मैं I2 कह देता हूं। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि जब ये रे इधर से टकरा करके यहाँ पहुंच रही है तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर के, है ना, क्या हो रहा है, I2 पर इमेज बन रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कौन कौन सी रे को, एक रे जो मैंने इधर से दिखाई जो मिरर पर हिट कर रही है ऊपर और इधर, और एक और रे मैंने दिखाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही है ना। तो उस रे और ये जो रे ऑब्लिक रे जिस पर मैंने एरो लगाए, इन दोनों रे को मिला करके देखें तो इमेज कहां पर बन रही है, I2 पर, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर का आखिरी सवाल करते हैं, जिसमें हमारे को क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्ट है ना, जो कि इस समय कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है, और उसकी वेलोसिटी कैसी है, 8i कैप प्लस 11j कैप। मिरर जो है उसकी वेलोसिटी है 4i कैप प्लस 2j कैप, और फोकल लेंथ अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो अपने को वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग की बात करते हैं ना। एक्स एक्सिस में किसे मान रहा हूँ, तो देखिए मैं इसे बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस और इसे बोल रहा हूँ वाई एक्सिस। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस के लॉन्ग कुछ डिराइव करा था, आपको याद होगा, हम लोगों ने डिराइव करा था कि dv/dt इज इक्वल टू क्या था, -m² du/dt, है ना। तो ये एक्स के लॉन्ग की बात है। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, वेलोसिटी dv/dt क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसका कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। और ये कितना आ जाएगा, m-m² du/dt। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस ऑफ m को मैं क्या लिख दूँ, f/f-u, तो यहाँ लिख देता हूँ f/f-u इसका स्क्वायर इंटू du/dt, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है। f जो है अपने को, अगर मैं इसे ओरिजिन मान रहा हूँ, है ना, पोल को ओरिजिन ही मानते हैं, तो हम लोगों को f की वैल्यू लिखनी पड़ेगी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में f अगर दिया रहेगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है ना। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकस इधर कहीं लाई करेगा। तो इसके लिए f की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, जब इक्वेशन में पुट करेंगे -10, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ -10/-10 माइनस u है -15, है ना। तो इस पूरे का कर देंगे स्क्वायर, और हमें पता है कि du/dt कितना दे रखा है, x के अलॉन्ग जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, लेकिन हमारे को क्या देखना है, du/dt में क्या रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, इसका x कॉम्पोनेंट रखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका जो x कॉम्पोनेंट आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा -10 ये कितना है, ये है +5, है ना। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो मैं लिख देता हूँ माइनस, बाहर था ऑलरेडी, और ये हो गया 4, और आगे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का x कॉम्पोनेंट, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका x कॉम्पोनेंट, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसका भी कौन सा कॉम्पोनेंट, x कॉम्पोनेंट, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास RHS क्या आ जाता है, ये आ जाएगा -4 टाइम्स। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका x कॉम्पोनेंट जो है वो कितना अपने को दिया हुआ था, आइए देखते हैं। हमारे को ये दे रखा था 8, है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं 8i कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना, इसका x कॉम्पोनेंट कितना दिया हुआ था,
ये दिया होता 4 आई कैप, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 4 आई कैप। तो ये कितना हो गया देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास -16 आई कैप। अब लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। तो इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, इसका एक्स कॉम्पोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसका भी एक्स कॉम्पोनेंट, वो आ जाएगा -16 आई कैप, राइट। तो अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कॉम्पोनेंट है ना, वो फाइनली कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -16 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर का एक्स कॉम्पोनेंट। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर का एक्स कॉम्पोनेंट कितना दिया होता, तो 4 आई कैप दिया होता, तो यहाँ मैं 4 आई कैप लिख दूंगा। तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि रिजल्ट कितना आ रहा है, -12 आई कैप। तो अब तक हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज का हमने सिंपली अभी तक कौन सा कॉम्पोनेंट निकाला है, एक्स कॉम्पोनेंट, और वो कितना आया -12 आई कैप। और अब जो है ना, इसके अलावा हमारे को क्या निकालना है, हमारे को वेलोसिटी ऑफ इमेज का वाई कॉम्पोनेंट भी निकालना है ना। तो अगेन बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें वाई कॉम्पोनेंट के बारे में बात करनी है तो हमारे को क्या यूज करना चाहिए, हमारे को यूज करना चाहिए वाई आई अपॉन वाई ओ, है ना। तो वाई आई अपॉन वाई ओ ये किसके बराबर आ जाता है, ये एक्चुअली बराबर आ जाता है एफ अपॉन एफ माइनस यू के। तो यहाँ से वाई आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है वाई ओ मल्टीप्लाइड बाय एफ अपॉन एफ माइनस यू, है ना, इसके बराबर आ जा रहा है। तो चलिए बच्चों, इस इक्वेशन को अब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी बाई आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, एफ तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल, है ना। एक मैंने मान लिया वाई ओ को यू मान लिया और एफ माइनस यू को वी मान लिया, मतलब मैं यू वी रूल लगाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, वाई ओ मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एफ माइनस यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, अगला टर्म जो आ जाएगा वो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एफ माइनस यू, और साथ में क्या आ जाएगा डी वाई ओ अपॉन डी टी, है ना। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे को क्या निकालना था, हमारे को निकालना था डी वाई आई अपॉन डी टी, लेकिन एक चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जीरो हो जा रहा है, वो है वाई ओ, है ना। ऑब्जेक्ट का जो वाई कॉम्पोनेंट, जो वाई कोऑर्डिनेट है इस मोमेंट पर, वो क्या है, जीरो है। तो ये वाला टर्म तो देखिए पूरा का पूरा हो गया जीरो। तो हमारे पास डी वाई आई अपॉन डी टी, है ना, ये कितना आ गया, सिंपली ये आ गया एफ अपॉन एफ माइनस यू मल्टीप्लाइड बाय डी वाई ओ अपॉन डी टी। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं f की वैल्यू कितनी थी, f की वैल्यू हमारे को दी हुई थी -10 अपॉन, अब f फिर से भर देते हैं -10 माइनस ऑफ u हमारे को दे रखा था -15, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये f अपॉन एफ माइनस यू की वैल्यू भर दी। अब डी वाई ओ अपॉन डी टी, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आइए सोचते हैं, डी वाई ओ अपॉन डी टी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका y कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया -10 अपॉन 5, मतलब कि हो जाएगा -2, और साथ ही साथ इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसका कौन सा कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट। तो ये कितना हो जाएगा -2, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का y कॉम्पोनेंट कितना है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट है 11, तो यहाँ मैं 11 लिख देता हूँ, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर का y कॉम्पोनेंट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को पता था कि क्या है, वो है डी वाई आई अपॉन डी टी। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ऑब्वियस है ये सबका y कॉम्पोनेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसका y कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 टाइम्स 11 माइनस 2 इज 9, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर का y कॉम्पोनेंट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जा रहा है -18, और उसमें प्लस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर का y कॉम्पोनेंट, तो वो हमें दिया हुआ है 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, -16 जे कैप, है ना। तो हमारे को समझ में आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसका जो y कॉम्पोनेंट है वो कितना आ गया, -16 जे कैप। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हम लोग लिख सकते हैं -12 आई कैप -16 जे कैप, है ना। और जो भी इसकी यूनिट रही होगी, लेटर से कि
मीटर्स पर सेकेंड थी लेटर से, तो इसको मैं मीटर्स पर सेकेंड लिख दूंगा, है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ बच्चों हमारा स्फेरिकल मिरर वाला टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा। एंड स्टिल अगर कोई आपको डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।